तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इसमें वो सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली क्या होता है कि ये आइडेंटिफाई करना कि कोई जो इंडिविजुअल है वो मेल है कि फीमेल है बेस्ड ऑन इट्स सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। तो देखिए क्या होता है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन इज अ बायोलॉजिकल मैकेनिज्म। ये एक बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं कि सेक्सुअल कैरेक्टर किसी ऑर्गेनिज्म का कैसा है, उससे हम डिसाइड करेंगे कि वो मेल है कि फीमेल है। इसके बारे में सबसे पहले स्टडी की थी हैंकिन ने 1981 में। दिस इज इम्पोर्टेंट कि हैंकिन ने सबसे पहले इसके बारे में स्टडी करके 1981 में, और उन्होंने कौन सा क्रोमोसोम डिस्कवर किया था? एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो हैंकिन ने सबसे पहले सेक्स डिटर्मिनेशन की स्टडी करी थी इंसेक्ट पे 1891 में और डिस्कवर किया था एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, दिस लीड टू डेवलपमेंट ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ऐसे हमने एक पढ़ा था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। तो इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये समझ में सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है ना। किसने सबसे पहले इसके बारे में बताया था? सबसे पहले किसके ऊपर इन्होंने ये किया था और किस ईयर में? 1891। हाँ, और कौन सा क्रोमोसोम डिस्कवर किया था? एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये लिखा आप लोगों ने? चलो लिखो। पहले तो ये डेफिनेशन लिख लीजिए वाली हमारी सेक्स डिटर्मिनेशन की। बच्चे जो हैं जब इसका क्वेश्चन आता है कई बार आधा पढ़ने की आदत तो होती है अक्सर बच्चों की। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन अगर आए तो वो किया है हैंकिंग ने। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आए तो वो किसने करी? बोवेरी एंड सल्टन ने। हमने कल पढ़ा, ठीक है। तो सिर्फ क्रोमोसोमल थ्योरी पढ़ के नहीं टिक लगाना है, देखना किसकी बात हो रही है। इनहेरिटेंस की बात होगी तो बोवेरी एंड सल्टन आएगा, और अगर सेक्स डिटर्मिनेशन की बात होगी तो हैंकिंग आएगा। हो गया? एक चीज और, ये जो एक्स क्रोमोसोम है इसको हैंकिंग ने नाम दिया था एक्स बॉडी। ठीक है, ये जो एक्स क्रोमोसोम है इसको हैंकिंग ने क्या नाम दिया था? एक्स बॉडी। हो गया? चलो जल्दी से एक बार समझाओ कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या था। शिवांश, क्या है सेक्स डिटर्मिनेशन? क्या आइडेंटिफाई करना कि कोई इंडिविजुअल मेल है कि फीमेल है। ठीक है, इसके बाद किसने सबसे पहले इसके ऊपर स्टडी की थी? हैंकिंग ने। किस पे की थी? हाँ, किस ईयर में की थी? 1891। और अंजनी बताओ, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी थी? बोवेरी एंड सल्टन ने। एंड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन किसने दी थी? ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं हमारे। ऐसे आते हैं कि ये पेरेंट है, ये एक पेरेंट है, दूसरे पेरेंट है, एक मेल है फीमेल है, इनके कितने परसेंट चांसेस है कि इनका बेटा होगा, क्या इनकी बेटी होगी, या इनके दो बेबी हो चुके हैं, तो अब जो थर्ड होगा उसमें किस जेंडर की ज्यादा चांसेस है। तो ये किस टाइप के क्वेश्चन है, पहले मैं इसकी प्रोसेस सिखाऊंगी, फिर आपसे पूछूंगी, फिर आप बताना। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। किस टाइप पे होता है? सबसे पहले जीनोटाइप पे, उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है ना। और
ये जो आपको पूरी चीज दी है अलग अलग इंडिविजुअल के लिए दी है, जैसे कि एनवायरमेंट बताया, जैसे क्रोकोडाइल हो गया, एलिगेटर हो गया, फिर हमारे टर्टल्स हो गए, इनके अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन पता है कैसे होता है? एनवायरमेंट के बेसिस पे। मतलब जो इनका एग रहता है या जो इनका बेबी, अगर एग बहुत एक्सट्रीम एनवायरमेंट में, ज्यादा हॉट है या ज्यादा कोल्ड है, तो अक्सर इनमें फीमेल होती है, और मेल होने के लिए मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए रहता है। इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, पर इन्होंने बताया ये प्रक्रिया है जिससे हम पता कर सकते हैं सेक्स कैसे क्या हो सकता है। तो हम पहला एक पे जाते हैं जीनोटाइप के बेसिस पे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्स डिटरमिनेशन ह्यूमंस। हमारे कोर्स में ह्यूमन, बर्ड्स एंड आई गेस हनी भी, इन तीन का मेन दिया हुआ है। थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए हम और चीजें पढ़ेंगे, पर उसमें डीप में नहीं घुसेंगे, ये तीन हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि हमको पता है ह्यूमंस में दो ही, जब हम अपने सेक्स क्रोमोसोम्स की बात करते हैं, एंडोसोम्स की बात करते हैं, तो यहाँ कौन कौन से होते हैं? एक्स एक्स या एक्स वाई। फीमेल के लिए एक्स और मेल के लिए वाई। तो जो हम क्रॉस करा रहे हैं फीमेल का एक मेल से, तो आप देख रहे हैं कितने परसेंट चांसेस है फीमेल होने के और कितने परसेंट चांसेस है मेल होने की? 50-50% चांसेस है ना? जो हमने क्रॉसिंग कराई तो आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको देखना है कि फीमेल ऑलवेज, कई बार हमारी सोसाइटी में फीमेल को क्या करा जाता है, अगर बेटी हो तो उसके लिए बोला जाता है, पर एक्चुअल में सेक्स जो डिटरमाइन करता है वो होता है फादर। फादर डिटरमाइन करता है, इतना नहीं लिखना जो पूरा लिखना चालू कर दिया। फादर डिटरमाइन करता है, पर फिर भी ये फादर के कंट्रोल में नहीं है कि वो अपना कौन सा क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, एक्स होगा कि वाई होगा, ये फादर के हाथ में नहीं है, पर डिटरमाइन वही करता है कि जेंडर क्या होगा ऑफस्प्रिंग का। समझ में आया? तो इसमें आप क्या क्या लिखेंगे? लिखिए सबसे पहले पहला टाइप हम ह्यूमन से पढ़ रहे हैं, एक्स वाई। इसमें हमारी एक फीमेल है एक्स एक्स और मेल है एक्स वाई, तो इनके बीच में क्रॉसिंग कराएंगे, फिर बना एक्स एक्स, फिर एक बना एक्स वाई, फिर एक बना एक्स एक्स, और फिर और बनेगा एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ 50% चांसेस है किसकी? फीमेल की, एंड 50% चांसेस है मेल की। तो प्रोबेबिलिटी अगर आपसे पूछी जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल एंड मेल ऑफस्प्रिंग क्या रहेगी? 50%। मेल की भी 50% और फीमेल की भी 50%। हमने बात करी थी बहुत इंपॉर्टेंट कि ह्यूमंस में जो मेल रहता है वो कैसा रहता है? हेट्रोगैमेटिक या हेट्रोजाइगस, हेट्रोगैमेटिक या हेट्रोजाइगस। ठीक है, एंड फीमेल कैसी रहती है? होमोगैमेटिक या होमो। अब क्वेश्चन ह्यूमंस का नहीं आता है, क्वेश्चन आता है ऐसी कौन सा और वो है हमारा कोई ऑर्गेनिज्म जिसमें जो हेट्रोगैमेटिक रहते हैं वो फीमेल रहती है ना, बर्ड रहती है ना। या ह्यूमंस में एक कौन हेट्रोगैमेटिक है? चलिए ये लिख लीजिए। अब एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, ये आप लोग ने देख लिया, ये कर लिया? तो मेन हमको इसमें क्या याद करना रहेगा? ये एक्स 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 वाई, एक्स ओ किसमें, एक्स डब्ल्यू किसमें, ये चीजें हमको गैमेट्स याद करना। चले आगे। अब ये बताइए कि एक इंडिविजुअल है, उसके, या ये चार्ट देख रहे हो है ना, उसकी दो डॉटर्स हो गई हैं, एक कपल है। अब उनका थर्ड क्या ऑफस्प्रिंग का जेंडर होगा? क्या आप ये मुझे बता सकते हैं? मतलब उनकी दो बार बेटियां हो चुकी हैं, तो अब जो उनका बेबी होगा उसका जेंडर क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, मेल की फीमेल की? तुम बताओ। क्वेश्चन समझ में आया कि मैं फिर से रिपीट करूं? फिर से रिपीट करूं कि एक कपल है, उनकी एक बार बेटी हो गई, फिर उसके बाद फिर से एक बार बेटी हो गई। ठीक है, अब थर्ड टाइम जब वो कंसीव कर रही है तो क्या चांसेस है
बेटी होने की, बेटा होने की, डॉटर होने की, सन होने की क्या चांसेस है? मेरा आपका आंसर क्या है? सर तुम्हारा आंसर क्वेश्चन समझ में आया? तो ये मेरा मुंह देखने से चाहिए, चार्ट देखो क्या चांसेस है। खुशबू क्या चांसेस रहेंगे? क्या चांसेस रहेंगे? दोनों प्रोबेबिलिटी हो सकती है। दोनों हो सकती है मतलब क्या परसेंटेज बताओ? क्यों? हाँ मतलब अगर 50-50 आंसर है, आपका भी 50-50 आंसर है, तो क्यों ऐसा होगा? मतलब किस बेसिस पे 50% आंसर आया है, तो क्या सोच के आपने 50% बोला है? जैसे इसने बोला कि क्योंकि मेल का मतलब जो पैरेंटल जनरेशन है उसका एक्स डोमिनेंट हो रहा है। तुम क्या आंसर क्या बता रहे हो? फीमेल आंसर चेंज हो गया बड़ी जल्दी। ठीक है, क्या है? क्या है को फीमेल होनी चाहिए? क्या मतलब? आप आंसर बता रहे थे फीमेल। मतलब दो बार उसका एक्स डोमिनेंट हुआ है तो इस बार भी पॉसिबल हो सकता है एक। किसी का अंजलि तुम्हारा कुछ आंसर अलग है क्या? तुमको बताना है क्या आंसर है तुम्हारा और आपकी? तो दोनों प्रोबेबिलिटी है, पर क्यों है वो मैं पूछना चाहती हूँ। 2 मिनट 2 सेकेंड का टाइम, 10 सेकेंड के लिए सोच लो, फिर जल्दी से बताओ। अगर आप आंसर दे रहे हो 50-50 चांसेस है, तो फिर उसका कुछ आंसर होगा ना, क्यों 50% कहना? ये क्वेश्चन आ चुका है फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। बच्चे ही अटक जाते हैं, कहते हैं ऐसा तो कॉन्सेप्ट पढ़ाया ही हमने, या हमने तो ऐसा पढ़ा ही नहीं। क्या होगा? हमने पढ़ चुका है, हमने पढ़ चुका है, और फिर अगर हम क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तो हमने पढ़ा है पर हम क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, क्यों? आंसर तुम्हारा 50-50% ही है और रीजन तुम नहीं बता सकते, तो ये तुक्का माने हम। और तुम्हारे पास रीजन है? तुक्का तो नहीं, मतलब कि बता नहीं पा रहे, जैसे कि एक्स प्रो मतलब कि जो चलो मैं बताती हूँ, ठीक है भाई। एक बच्चा हो, 2 बच्चा हो, 10 बच्चा हो, 15 बच्चे हो, कितने भी बच्चे हो, अगर इससे जेंडर पता चल रहा होता तो इतना बड़ा बड़ा लिखा क्यों रहता है कि जेंडर बताना गैर कानूनी है? ये क्यों लिखा है? ये चांसेस एक टाइम का है कि अगर एक बार कोई कंसीव कर रहा है तो कितने चांसेस हैं उसके मेल फीमेल होने के, तो इक्वल चांसेस है। कोई कपल एक बार कंसीव करा है तो वो फीमेल का लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, इक्वल चांसेस है। अभी जैसे आपने बताया डोमिनेट, चलो ठीक है, आपने अपने दिमाग लगाया, जैसे भी कहा। आप लोग ने बताया लड़का की 2 बार लड़की हो चुकी है तो अब तो लड़का होना चाहिए, ये आपका दिमाग था। पर चांसेस देखिए, यहाँ इन्होंने बताया एक बार क्रॉसिंग करा रहे हैं, अब दूसरी बार फिर क्रॉसिंग कराओगे तो इतनी ही चांसेस है, तीसरी बार फिर क्रॉसिंग कराओगे ना, एक बार थोड़ी क्रॉसिंग कराइए, जब सेकंड टाइम कंसीव करेगी तो फिर से ही क्रॉसिंग होगी। तो चार्ट तो हमारा यही रहेगा। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बच्चों को आंसर पता रहता है, बट वो इतने कंफ्यूज रहते हैं, और इसी सड़े से क्वेश्चन में जिसको आपको आधा सेकंड नहीं देना चाहिए 5 मिनट देंगे। क्या हो सकता है? नहीं नहीं 25%, अच्छा इसने डोमिनेट किया मेल, फिर ना ऐसे बच्चे क्वेश्चन सिर्फ करते हैं। मैंने आपको भी बताया कि अगर एक फीमेल का 10 बार भी बच्ची हो, पर चांसेस तो सेम ही रहेंगे ना, क्योंकि हर बार क्रॉस कराने हैं, हर बार फीमेल के गैमेट को मेल गैमेट से क्रॉस कराएंगे तब ऑफस्प्रिंग होंगे। उस पर्टिकुलर क्रॉस में कितने बच्चे होते हैं ये आप कह सकते हो, इस पर डिपेंड करता है। तो कितनी भी बार हो, डिपेंड किस पे करेगा? यही चांसेस रहेंगे, 50-50% चांसेस हमेशा रहेंगे मेल और फीमेल। समझ में आ गया? अभी क्वेश्चन कर लोगे है ना? चलिए अब देखिए क्या क्या है। इट इज अ मेल स्पर्म दैट डिटरमाइंस वेदर द ऑफस्प्रिंग विल बी अ गर्ल और अ बॉय। ये मेल का स्पर्म डिसाइड करता है कि लड़का होगा कि लड़की होगी। चांसेस बीइंग 50% फॉर ईच। तो ये चांसेस का भी क्वेश्चन आता है कि ह्यूमंस में चांसेस ऑफ हैविंग अ डॉटर एंड अ सन क्या है? 50% ईच। ठीक है, चलो ये करके लिख लो बस एक लाइन इसकी कि चांसेस फॉर हैविंग, प्रोबेबिलिटी करके लिख लो, प्रोबेबिलिटी मेल की भी 50% है, फीमेल की भी 50%। ठीक है,
तो ह्यूमन का सेक्स डिटर्मिनेशन आप कर लेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो ये स्क्वायरिंग करके आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। चलिए ये इन्होंने यहाँ एक्सप्लेन किया है 22 हमारे, उसके बाद जो लास्ट पे रहता है एक्स एक्स का या एक्स वाई का होता है, ठीक है। तो अगर एक्स एक्स से मिल गया तो हमारी फीमेल होगी, और अगर एक्स वाई से मिल गया तो जो जाइगोट होगा वो बॉय का। इसमें ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, इसमें समझने इतना काफी है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो मेल और फीमेल, सो इट इज द फादर्स स्पर्म दैट फर्टिलाइजेस द एग व्हिच डिसाइडेड वेदर इट विल बी अ गर्ल और बॉय, ठीक है। इट इज टोटली अ रैंडम मेथड, ये भी एक रैंडम मेथड है, मेल जो है वो कंट्रोल नहीं उसका इस चीज पे, ठीक है। चलिए तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस हो गया। अब लिखिए सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स। अब यहाँ क्या क्रोमोसोम्स रहते हैं, ZW, हमने वहां क्या पढ़ता है XY, अब यहाँ लिखिए ZW। अब देखिए यहाँ हमने वहां पर पढ़ा था कि XX होमोगैमेटिक हमारी कौन थी, होमोगैमेटिक या होमोजाइगस फीमेल थी। अब यहाँ पर देखिए फीमेल जो है ये हेट्रोजाइगस या हेट्रोगैमेटिक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन आया है अभी 2-3 साल पहले कि इन फॉलोइंग एग्जांपल दे देंगे, इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें जो फीमेल रहती है वो हेट्रोगैमेटिक रहती है, क्योंकि अक्सर बच्चे सिर्फ ह्यूमंस तक पढ़ के जाते हैं तो उनको पता ही नहीं रहता। तो बर्ड्स में फीमेल हेट्रोगैमेटिक होती है, स्टार करके डब्बे में लिखो। इन बर्ड्स, फिशेज एंड रेप्टाइल, in birds, fishes and reptile, female decides sex of offspring. In birds, fishes and reptile, in birds, fishes and reptile, female decides gender of offspring. अब ये लिख लीजिए फीमेल के लिए ZW, Z और यहाँ लिख दीजिएगा हेट्रोगैमेटिक या हेट्रोजाइगस। हेलो मैं बहुत सो रही हूँ, अच्छा उसी क्या हटा दीजिएगा, ज्यादा गर्म हो जाएगा, ठीक है। हेट्रोजाइगस या हेट्रोगैमेटिक, ठीक है। ठीक है। चलिए अब क्रॉसिंग कर दें, यहाँ पर भी फीमेल आएगी, इस पे बेटा बॉक्स बना लेना, इसको भूलना नहीं, इस पे क्वेश्चन आता ही है। ZW में हमारी फीमेल लिख लीजिए और मेल के लिए ZZ करिए। अब यहाँ पर भी चांसेस देखिए कैसी रहेगी, 50% मेल की 50% फीमेल की। तो ये स्क्वायर बना लो या जैसे मैंने लास्ट में करवाया था वैसे कर दो, ठीक है। चलिए चले आगे भाई। चलिए यहाँ पर फीमेल डिसाइड्स ऑफस्प्रिंग का सेक्स और वहां पर ह्यूमंस में मेल डिसाइड। अब हमारी आती है फ्रूट फ्लाई। चलिए फ्रूट फ्लाई का थोड़ा केस अलग है। अब यहाँ ना ये नहीं डिसाइड करेगा कि जो हमारा सेक्स क्रोमोसोम है वो कौन से, यहाँ रेशो से डिसाइड, किससे, रेशो से। कौन सा रेशो, ऑटोसोम्स वर्सेस एलोसोम्स। एक हमारे तरफ ऑटोसोम्स है सोमैटिक और दूसरी तरफ हमारे सेक्स क्रोमोसोम, इन दोनों का रेशो अगर 1 आ रहा है तो है हमारी फीमेल, और अगर 0.5 है तो है हमारा मेल। अभी आगे पढ़ते हैं तो कैसे होगा देखिए।
एक्स एक्स हमारा सेक्स क्रोमोसोम और ए हमारा ऑटोसोम्स। यहाँ पर एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम और ए हमारा ऑटोसोम। तो फ्रूट फ्राई हेडिंग डालिए, उसके बाद लिखिए फ्रूट फ्राई में इनका टोटल क्रोमोसोम ही होता है 3 में से 2 है इनके ऑटोसोम एंड 1 है हमारा 3 पेयर, 2 पेयर है हमारा ऑटोसोम, 1 पेयर है हमारा हाँ या फिर सेक्स क्रोमोसोम। और इनका रेशियो डिसाइड करता है कि मेल होगा कि फीमेल। ये समझ में आया? अब देखिए जैसे 2 हमारा सेक्स क्रोमोसोम है, फीमेल मेल एंड फीमेल, लिख लो पहले। फीमेल में क्या होता है, जीनोटाइप की बात करें तो ये हमारा सेक्स क्रोमोसोम इस टू कितने हैं हमारे ऑटोसोम्स 2। ये यहाँ पर क्या है 2, 2 सेक्स क्रोमोसोम है ना, एक्स एक्स को देखें 2 इस टू 2, तो ये 1 आ गया, 2:2 का रेशियो 1 आ गया। ठीक है, अब मेल में एक्स क्रोमोसोम से जब हम लेते हैं एक्स वाई इस टू 2, यहाँ एक्स क्रोमोसोम कितना है, एक्स क्रोमोसोम के रिस्पेक्ट यहाँ 1 है और यहाँ टोटल ऑटोसोम तो 2, ये 0.5 होगा। तो जब ये रेशियो 1 आएगा तो बनेगी फ्रूट फ्राई फीमेल, और जब ये रेशियो 0.5 आएगा तब बनेगा हमारा मेल। ठीक है, अब एक चीज और, कुछ ऐसे फ्लाइज होती हैं जिसमें एक्स 0 रहता है, हमने कल पढ़ा था एक्स 0, या फिर अगर सुपर फीमेल वाली भी अगर इनमें कंडीशन हो, 0 के भी केस में रेशियो क्या आएगा, एक ही एक्स है ना, तो भी 0.5 आएगा, तो ये तो रहेगा मेल। अब सुपर फीमेल वाली कंडीशन भी इसमें आती है अगर, तो भी रेशियो यहाँ पर एक्स कितना है, तो कितना रेशियो रहेगा 1, तो क्या बनेगी तब भी ये फीमेल। अगर तो समझ में, जब आप गैप इसके जीनोटाइप देखोगे और किसी भी केस में रेशियो अगर 1 है तो हमारी फीमेल बनेगी, और रेशियो अगर हमारा 0.5 है तो मेल बनेगा, चाहे उसमें एक वाई हो चाहे नहीं हो, चाहे उसमें एक एक्स्ट्रा एक्स हो तो भी। रेशियो अगर फ्रूट फ्लाई के केस में कितना है 1 है तो हमारी फीमेल होगी, और अगर 0.5 होगा तो मेल बनेगा। अब ये हमारा था सिलेबस में, पर इस साल इसको इंक्लूड नहीं किया है, बट मैंने आपको तब भी दिया जो एक एक्स्ट्रा करके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर भी मैंने आपको पढ़ा दिया, कुछ टफ था नहीं ज्यादा ये। ठीक है, चले आगे। फ्रूट फ्लाई के बाद हमारा आता है क्या है, तो हमारा ह्यूमंस हो गया, बर्ड्स हो गया, बर्ड्स उसमें फिशेस, उसी में रेप्टाइल्स, ये सब क्या होते हैं, इनमें फीमेल हेट्रोगैमेटिक हेट्रोजाइगस, और ह्यूमंस में मेल हेट्रोजाइगस, जो कि डिसाइड करता है जेंडर। और फ्रूट फ्लाई में ऑटोसोम्स वर्सेस एलोसोम का रेशियो, अगर ये रेशियो 1 है तो फीमेल, 0.5 है तो। ठीक है, चले आगे। देखो Y has no role in sex determination। ठीक है, Y किस लिए होता है कि जो इनका मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो इस पे डिपेंड करती है, तो Y का सेक्स डिटर्मिनेशन में फ्रूट फ्लाई में कोई, फ्रूट फ्लाई को कहते हैं ड्रोसोफिलिया मेलानोबॉस्टर, इसी पे तो हमारे मॉर्गन सर एक्सपेरिमेंट करते थे, है ना। तो यहाँ पर आपने ये लिख लिया कि लिख नहीं पाया, लिख लिया ना। चलो इसके बाद हमारा आता है अब ग्रासहोपर का, चलिए इंसेक्ट्स का। तो देखिए ग्रासहोपर में क्या हमारा जीनोटाइप रहता है, देखिए एक्स एक्स और एक्स 0। अब देखो ये वाई जैसा नहीं है, ये कोई क्रोमोसोम, ये 0 है, मतलब यहाँ एक एब्सेंट है, तो इसको 0 को क्रोमोसोम मत समझ लेना, ये मतलब यहाँ एक एब्सेंट है। एक एक्स एक्स हमारी फीमेल रहती है, मेल एक्स 0 होता है। ठीक है, ये लिख लो बस, इसका ये काफी होगा। इसमें भी चांसेस क्या रहती है 50-50% की।
इसमें हमारे और भी इंसेक्ट्स आएंगे, जैसे कॉकरोच का भी सेम रहेगा, कॉकरोच में भी हमें इस टाइप से ही मिलेगा XX एंड X0। अब डक में पता है क्या उल्टा होता है, बस मेल की जगह वहां फीमेल X0 हो जाती है बस, ठीक है, मेल की जगह फीमेल वहां X0 हो जाती है और मेल XX हो जाता है। तो इंसेक्ट्स में हमको क्या मिल रहा है, फीमेल XX एंड मेल X0। चले आगे, चलिए अब यहाँ पर एक वो है क्या कहते हैं फैक्ट, कि जो डेजर्ट लिजर्ड होती है ये ग्रासलैंड की विपटेल लिजर्ड, इनकी पूरी स्पीशीज ही फीमेल है, इसमें मेल है ही नहीं, क्योंकि ये एक स्पेशल प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करती है, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, पार्थेनोजेनेसिस एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें एग फर्टिलाइज हुए बगैर ही एम्ब्रियो बनाता है। तो पार्थेनोजेनेसिस क्या है, एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें एग जब फर्टिलाइज हुए बगैर ही एम्ब्रियो बना देता है। समझ में आया, इसीलिए मेल की जरूरत ही नहीं है। तो पार्थेनोजेनेसिस लिख लो एक लाइन, पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, देखिए, it is a type of asexual reproduction. Parthenogenesis, it is a type of asexual reproduction. It is a type of asexual reproduction where an embryo develops from an unfertilized egg. Where an embryo developed from an unfertilized egg. समझ में आया, पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है याद रहेगा, एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, 12th में भी आता है, नीट में भी आता है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट XX XY इन सब से रिलेटेड नहीं। हेडिंग डालिए सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। अभी तक हम पढ़ रहे थे अलग अलग सिस्टम, XX XY X0 XX, है ना, XZ XX। अब हम पढ़ेंगे ZZ। अब जो सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी में होता है इसको कहते हैं हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम। हेडिंग डालिए हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम। तो हैप्लोडिप्लॉइड नाम से क्या समझ में आता है, कहीं ना कहीं हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्टेट की बात होगी। हैप्लॉइड मतलब एंड, और डिप्लॉइड मतलब, इसके बारे में आपको लिखना है खुद से। चलो ठीक है, हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम का मतलब यहाँ पर जो जेंडर है वो डिसाइड होगा कि क्रोमोसोम की सेट कैसा है, एक है कि दो है, हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, ना कि सेक्स क्रोमोसोम से पता चलेगा जेंडर। समझ में आया यहाँ तक, चलो अब फीमेल कॉलोनी जो रहती है उसमें कौन कौन रहता है, लिखिए फीमेल कॉलोनी में कौन कौन रहता है, सॉरी हनी बी की कॉलोनी में कौन, हनी बी की कॉलोनी में कौन कौन, पढ़ना है कभी कौन कौन रहता है,
क्वीन रहती है ना, वर्कर्स रहते हैं, और कौन रहता है, ड्रोन। ये तो रानी है, ये कॉम के अंदर काम करते हैं। ड्रोन क्या करते हैं, जा जाके नेक्टर और सब कलेक्ट करके लाते हैं। ठीक है, चलो क्वीन जो रहती है ये रहती है फर्टाइल फीमेल, वर्कर रहते हैं टेराइल फीमेल, और सिर्फ एक ड्रोन रहता है मेल। ठीक है, क्वीन फर्टाइल है और फीमेल है, वर्कर है स्टेराइल, मतलब ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं और फीमेल है, और ड्रोन रहते हैं मेल। ठीक है, चले आगे। अब इसमें क्या होता है देखिएगा, क्वीन जो रहती है, क्वीन की मेटिंग होती है ड्रोन के साथ और वो स्पर्म एक्यूमुलेट कर लेती है। अब इनकी कॉलोनी में जिसकी रिक्वायरमेंट है, वर्कर की रिक्वायरमेंट है कि ड्रोन की रिक्वायरमेंट है, इस अकॉर्डिंग क्वीन डिसाइड करती है कि अगर इसकी जरूरत है, वर्कर की जरूरत है, तो ये क्या करेगी, ये स्पर्म के साथ मेट फर्टिलाइज करके डिप्लॉयड प्रोड्यूस करेगी एम्ब्रियो, और उससे जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा वो फीमेल रहेगा, या फीमेल वर्कर भी हो सकती है फीमेल। अब अनफर्टिलाइज्ड एग जहां पर स्पर्म का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसमें हैप्लॉइड स्टेट में जो प्रोड्यूस होता है, डेवलप होता है, वो है मेल ड्रोन। समझ में आया कि हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन क्यों कहा है, अगर फर्टिलाइजेशन के बाद होगा तो हमारी फीमेल होगी, और अनफर्टिलाइज स्टेट में होगा तो हमारा मेल होगा। 2n की स्टेट वाला, दो मिल रहे हैं, 2n हो रहा है, हमारा क्या हो रहा है वो, और अगर n की स्टेट है तो सर मैं हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम क्यों कह रहे हैं इसमें, चलो T1 क्यों लाया, दो
भी क्वेश्चन बताओ, कल का सबको याद है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हमने पढ़े थे, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, वो याद है? कहाँ XXY हो रहा था, फर्स्ट में 18th नंबर का क्रोमोसोम डिस्टर्ब होता है, जिसमें 21 की ट्राइसोमी थी, याद है? तो क्वेश्चन पूछे, नहीं तो फिर रहने दे, पूछू। चलो ये बताओ, इन ह्यूमन बीइंग 45 क्रोमोसोम्स हैं एक इंडिविजुअल में। एक्स मतलब जो क्यों हो रहा है ये, एक्स या X0 की स्टेट है, सिर्फ एक ही एक्स है। तो एबनॉर्मलिटी इस वजह से क्या होगी, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर, टर्नर की एडवर्ड। इसमें एक एक्स था, है ना? इसकी फीमेल कैसी होती थी, स्टेराइल होती थी, ठीक है। हमें हीमोफीलिया तो पढ़ा है नहीं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज द मैन हैज एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, मतलब क्या बनेगा, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। वेरी गुड। क्वेश्चन in Down syndrome of a male child. नहीं, colored blindness, हीमोफीलिया भी बचना। फिनाइलकीटोन्यूरिया भी नहीं पढ़ा है ना अभी, कल तो क्वेश्चन नहीं कर पा रहे थे भेजा में, इतना करना ही नहीं तो नहीं कर पा रहे। सेल डिटर्मिनेशन ये क्वेश्चन नहीं है क्या? A woman with 47 chromosome due to 3 copies of chromosome 21. क्या पूछा, सुना नहीं तुमने? सुनती क्यों नहीं? 3 कॉपीज तो क्या बोला था मैंने? 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोम। तुम सिर्फ जल्दबाजी में क्वेश्चन करेक्ट करो। In which of genetic disorder an individual has an overall masculine development, gynecostomastia and is sterile? ऐसे बता दो। तुम्हें सिलेबस के लिए पर क्वेश्चन है, पर उसको इस साल हटाइए। इसीलिए इन ड्रोसोफिलिया द सेक्स इज डिटरमाइंड बाय। ड्रोसोफिलिया क्या होती है? हाँ, तो मैंने क्या पढ़ाया था? कौन सा रेशो? फीमेल है तो काहे का रेशो, वो रेशो बताओ। वो रेशो किस पन तो मुझे समझ में आ रहा है, पर वो किन दो चीज का रेशो था? हाँ, रेशियो ऑफ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम टू द पेयर ऑफ ऑटोसोम्स। ऑटोसोम मत बोलना, मैंने इसे बोल दिया था एक्स क्रोमोसोम। मैंने बताया था ना, बाय का तो कोई वैल्यू नहीं है वहां पर, बाय से डिटरमिनेशन में हेल्प नहीं करता। एक्स क्रोमोसोम का किससे रेशियो? ऑटोसोम, ठीक है। XO type of sex determination can be found in Drosophila, birds, monkey की grasshopper। अब इस साल तो नहीं है, पर ये पिछले क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब इस साल आपको ये सब नहीं है, मतलब जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग उसमें ग्रासहोपर भी इंक्लूडेड नहीं है, उसमें फ्रूट फ्लाई भी इंक्लूडेड नहीं है। सिर्फ क्या है हमारा, ह्यूमंस है, बर्ड्स है, और क्या है?
हनी बी तो है, क्वेश्चन है। A family of 5 daughters only is expecting 6th issue. The chance of being a son is 50%, है ना? क्या चांसेस आएंगे? Sex is determined in human by ovum at time of fertilization, 40 day after fertilization, 7th to 8th week when genital differentiate in fetus. क्या हुआ इसका आंसर? फिर से बोलना है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग डिसाइडेड बाय, कैसे होता है? बाय ओवम एट टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, 40 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, या फिर 7th to 8th वीक व्हेन जेनाइटल डिफरेंशिएट इन फीटस। क्या होगा इसका आंसर? हाँ, सब बताओ अपना अपना। क्या होगा? सेक्स कब उस टाइम क्या होता है? ये देखो बेटा, आपको हम थ्योरी पढ़ा सकते हैं और क्वेश्चन किस टाइप का आएगा हम नहीं बता सकते। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो, अभी मैंने पढ़ाया आपको सेक्स डिटरमिनेशन, अभी मैंने आपको बताया कैसे डिटरमाइन होता है, एक्स और वाई से होता है। एक्स और वाई कब मिलते हैं? जब फर्टिलाइजेशन होता है तब मिलते हैं ना, तो तभी डिसाइड हो गया ना। तब फर्टिलाइजेशन होगा, उस टाइम अगर वाई वाला इन्वॉल्व हुआ तो मेल हो गया, और अगर एक्स वाला इन्वॉल्व हुआ तो फीमेल हो गया। तो इसमें ये क्या कह रहे हो कि 40 to 80 इतना वीक जब जेनाइटल्स डेवलप हो जाएंगे, ये होगा आंसर इसका? तो ये यार, यही क्वेश्चन जरूरी नहीं आए, ऐसे ही क्वेश्चन आए तो उसमें क्या करोगे फिर? इससे अच्छा बहुत क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है? कब कब होगा सेक्स डिटरमाइन? एट फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होगा तब होगा। जिस टाइम फर्टिलाइजेशन है उसी टाइम डिसाइड हो जाएगा। तो वही बात हो गया, पूरा कथा सुना दी और तब कह रहा है 40 डे। क्या होगा आंसर? फर्टिलाइजेशन के टाइम होगा, ठीक है? इसकी क्वेश्चन करना, हम आगे चलते हैं। तो हनी बी में कैसा होता है, इंसेक्ट में कैसा होता है, सबको समझ में आ गया? अभी देखेंगे हम। स्टार्ट भी कोई क्लास है? तेज तेज मुंडी ला, एक भी क्लास होती तो हो गया हमारा ये सेक्स इनमें हो गया। अब देखो इनका एनवायरमेंटल बेस जनरल नॉलेज के लिए बताने जरूरत नहीं है। क्रोकोडाइल, एलिगेटर और टर्टल में क्या होता है? इनमें टेम्परेचर के बेस पे डिसाइड होता है कि इनका अंडा किस टेम्परेचर में रखा हुआ है, ठीक है? क्या होगा जब बहुत एक्सट्रीम इन्वायरमेंट रहता है ना, बहुत गर्मी है या बहुत ठंडी है एक्सट्रीम पे, तब इनकी फीमेल्स होती हैं। और अगर मॉडरेट अच्छा टेम्परेचर तो मेल होता है। मेल डेवलप होने के लिए इनको बहुत ही एक सुइटेबल एनवायरमेंट चाहिए, समझ में? डेलिकेट होते हैं इनके आदमी लोग, ठीक है? तो क्या हुआ, एक्सट्रीम्स जब रहेंगे तो क्या होती है? फीमेल्स। और एक मॉडरेट टेम्परेचर पे क्या हो रही है? पे लिख लो, ये लिखाने की जरूरत तो नहीं है, कर लोगे? चलो इसका आंसर बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? हैंकिन डिस्कवर्ड एक्स क्रोमोसोम, सेक्स इन बर्ड इज डिटरमाइंड बाय मेल, वाई क्रोमोसोम डिटरमाइन सेक्स इन ड्रोसोफिला, नन ऑफ द अबव। हेडिंग डालिए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब हम पढ़ेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एक मिनट के लिए रुकना।
अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, हम इसके वर्ड से ही समझ जा रहे हैं। पॉली मतलब क्या होता है? मल्टीपल, मैनी, बहुत सारा। जेनिक मतलब जीन। अब कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर अगर बहुत सारे जीन कंट्रोल करते हैं तो हम इसको कहेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ऐसे एक जीन के लिए, एक कैरेक्टर को एक जीन कंट्रोल कर रहा होता है, पर अगर कोई ऐसा कैरेक्टर है जिसको बहुत सारे जीन कंट्रोल करेंगे, इसको हम कहेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। जैसे कि ह्यूमन का स्किन कलर, ह्यूमन की हाइट, ह्यूमन का वेट, ये सब पॉलीजेनिक, बहुत सारे जीन रिस्पॉन्सिबल रहते हैं इन ट्रेड्स के लिए। ठीक है। अब ऐसा तो नहीं होता ना कि सिर्फ पी प्लांट वाला वो नहीं देखना है, सिर्फ लंबा इंडिविजुअल हो रहा है, छोटा हो रहा है। अरे कोई 5'5" है, कोई 6 है, कोई 4 है। फिर उसके बाद किसी का स्किन कलर एकदम व्हाइट है, कोई बहुत डार्क है, कोई इंटरमीडिएट है। तो बहुत सारे जीन रिस्पॉन्सिबल रहते हैं जिस कैरेक्टर को रेगुलेट करने के लिए। इसको हम कहेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। चलो लिखो, इनहेरिटेंस इन विच single character is controlled by two or more gene. Single character is controlled by two or more gene showing continuous variation. एग्जाम्पल लिखिए, ह्यूमन स्किन कलर, हाइट, वेट। हो गया। अब लिखिए, अब जो ट्रेट है जिनको बहुत सारी जीन कंट्रोल करी, इसको कहेंगे पॉलीजेनिक ट्रेट। सच ट्रेट्स आर नोन एज पॉलीजेनिक ट्रेट। ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस समझ में आया, पॉलीजेनिक ट्रेट समझ में आया। ऐसा ट्रेट जिसको बहुत सारी जीन कंट्रोल कर रही है, इसको कहते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट। और इस पूरे इनहेरिटेंस को कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। चलो, और इसमें लिखिए जीन इन्वॉल्व। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जीन कैसे इन्वॉल्व रहती है? लिखिए, जीन इन्वॉल्व is two or more. Gene involved is two or more gene. Each gene has small additive effect. इसका एग्जाम्पल आप क्या समझ सकते हो? ये मेरे पास एक बकेट है ना, ठीक है, और ये मेरे पास टैप है, 3 टैप, ठीक है। अब बकेट एक ही है, ट्रेट एक ही है, बात कर रहे हैं, और हमारे पास नल 3 है। अब इस नल से मैंने पानी भेजा, इस नल से भी मैंने पानी भेजा, और इस नल से भी पानी भेजा। इस नल को अगर मैं क्लोज कर दूं, सॉरी मेरे कहने का मतलब है एक नल से पानी जा रहा है, और अगर मैंने इन दोनों नल को भी ओपन कर दिया तो ये दोनों अपना कंट्रीब्यूशन देंगे ना। मतलब इनके कहने का मतलब है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के केस में जो हमारा एक जीन भी है, बहुत सारे जीन में से जो हर जीन है वो कुछ ना कुछ इफेक्ट डालता है उस ट्रेट पर। हर जीन का कुछ इफेक्ट है उस ट्रेट पे। तो अगर मैंने ये नल खोला तो ये भी इस पे इफेक्ट देगा, इसके वाटर लेवल पे इफेक्ट देगा। अगर मैंने ये नल भी खोल दिया तो ये भी इसके वाटर लेवल पे इफेक्ट देगा। तो अगर हम किसी के स्किन कलर की बात कर रहे हैं जैसे, तो ये जो पॉलीजेनिक जीन स्किन कलर के लिए है, ये क्या करेगी? इसका हर जीन कंट्रीब्यूट करेगा स्किन कलर में। जितनी डोमिनेटिंग उतनी डार्क स्किन, जितनी रेसिस्टिव ज्यादा रहेंगे उतनी लाइट स्किन। तो पॉलीजेनिक ट्रेट, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस समझ में आया क्या है? क्या होता है कि अगर कोई ऐसा ट्रेट है जिसको दो या दो से ज्यादा जीन कंट्रोल कर रही है, वो है पॉलीजेनिक ट्रेट। और इस टाइप के इनहेरिटेंस को कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और हर जीन एडिटिव इफेक्ट देती है, मतलब हर का अपना कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, चलिए
आगे चले, चलो अब लिखिए ह्यूमन स्किन कलर। आपको पता है कि ह्यूमन स्किन कलर किस पे डिपेंड करता है? क्या है जो स्किन कलर डिसाइड करता है? सुना होगा आपने कभी। हाँ, मेलेनिन पिगमेंट पे। मेलेनिन पिगमेंट डिसाइड करते हैं हमारा स्किन कलर। तो लिखिए ह्यूमन स्किन कलर डिपेंड्स ऑन मेलेनिन पिगमेंट। ह्यूमन स्किन कलर डिसाइड बाय मेलेनिन पिगमेंट। मेलेनिन इज डिटरमाइंड बाय 3 जीन, और मेलेनिन की 3 जीन है, ए बी सी। ठीक है, मेलेनिन की 3 जीन है, ए बी एंड सी। अब यहां पर डार्क स्किन ये डोमिनेंट है, कैपिटल लेटर से ए, ये जो है ना ये दिस इज डोमिनेंट। तो हमारी जो डार्क स्किन टोन इज डोमिनेंट जीन, द डोमिनेंट जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्स अमाउंट ऑफ मेलेनिन प्रोडक्शन। मतलब जिस इंडिविजुअल में जितनी ज्यादा डोमिनेंट जीन रहेगी उतना उसकी स्किन कॉम्प्लेक्शन डार्क रहेगा, और जिसमें जितनी कम डोमिनेंट जीन रहेगी उसका स्किन कलर उससे लाइट रहेगा। देखिए यहाँ पर पूरे कैपिटल कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सब डोमिनेंट है, तो ये डार्क स्किन है, और स्मॉल 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 ये लाइट स्किन है। समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं? चलिए, तो इसमें क्या क्या लिखोगे आप? लिखो, ये लिख लिया ह्यूमन स्किन कलर इज कंट्रोल्ड बाय मेलेनिन पिगमेंट, है ना। एंड मेलेनिन पिगमेंट जो है इट इज डिटरमाइंड बाय 3 जीन ए बी एंड सी। यहां तक कर लिया। अब ये लिख लेना डार्क स्किन टोन इज डोमिनेंट जीन। तो जैसे हमने कैपिटल टी स्मॉल टी में देखा था कैपिटल टी इज डोमिनेंट, तो यहाँ कौन डोमिनेंट है? डार्क स्किन टोन इज अ डोमिनेंट जीन। हो गया? यहाँ तक हो गया सबका? तो डोमिनेंट क्या है यहाँ पर? जो किससे होता है? ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी और कैपिटल सी कैपिटल सी। तो जब एक डार्क डोमिनेंट ट्रेट को रेसेसिव से क्रॉस कराते हैं तो प्रोजेनी में एडिटिव इफेक्ट मिलता है। मतलब कैसा मिलेगा? हो सकता है इस टाइप का, कैपिटल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल सी। समझ में? वो क्या कह रहे हैं, जब दो जितने ज्यादा ये कैपिटल ज्यादा उतनी डार्क स्किन, जितने स्मॉल ज्यादा उतनी लाइट स्किन। ये समझ में आया? चलिए अब ये लिख लीजिए यहाँ पर, ये वाला एक ये फिनोटाइप जीनोटाइप लिखा और इसके सामने लिखिए डोमिनेंट डार्क, ये लिखिए रेसेसिव। हो गया? अब जब इनकी क्रॉसिंग कराई तो देखिए इंटरमीडिएट फिनोटाइप मिलेगा, जिससे कि ये देखो, तो मैं दिस स्किन टोन विल बी इंटरमीडिएट। अब वो सुनना है कि क्यों कहा इसको पॉलीजेनिक, क्योंकि आपको सिर्फ दो एक्सट्रीम्स नहीं मिल रहे हैं, या तो सिर्फ डार्क या तो सिर्फ लाइट नहीं मिल रहा है, इंटरमीडिएट फिनोटाइप भी देखने मिलता है। तो स्किन टोन इस वजह से बहुत सारे शेड्स में होती है। क्यों? क्योंकि ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या पॉलीजेनिक ट्रेट का एग्जांपल है। ठीक है, चलिए ये लिख लो।
पॉलीजेनिक में हमारा और क्या आता है, ये वाली क्रॉसिंग काफी थी, बाकी इसके अलावा लिखो स्किन कलर, आई कलर, हाइट, हेयर कलर। हाँ, ये सब किस में आते हैं, हमारे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल है। और एक और लिखिए, इसमें एग्जाम्पल है हमारा पेड़ का भी, वीट कर्नल कलर, वीट WHEAT, KERNEL कर्नल कलर। इसमें भी सेम रहेगा जीनोटाइप। देखिए कैपिटल कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी। इसमें डार्क रेड से व्हाइट के बीच है, तो इंटरमीडिएट का हमको रेड कलर मिलेगा। तो जितना डार्क रेड जितना कैपिटल्स रहेंगे, और व्हाइट कब आएगा, जब स्मॉल रहेगा। तो वीट कर्नल कलर भी हमारे एक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का। और ये किसमें भी आता है, एक और हमने पढ़ा था मल्टीपल जीन का एग्जाम्पल भी है। तो इसमें हमको सिर्फ मेन क्या देखना है, ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या करता है, कंटिन्यूअस वेरिएशन देता है। वेरिएशन, अब स्किन टोन देखो हमारे वर्ल्ड में कितनी टाइप की है, डार्केस्ट टू लाइटेस्ट, इंटरमीडिएट में कितनी सारी। तो इतने सारा वेरिएशन हमको किसमें मिलता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसके बाद एडिटिव इफेक्ट। एडिटिव इफेक्ट मतलब हर डोमिनेट अपना इफेक्ट डाल देगा, जैसे डोमिनेट आएगा वो एडिशन करेगा, अपना एक इफेक्ट देगा। समझ में आया? चलिए, अब पॉलीजेनिक यहाँ पर हमारा, चलो आप दूसरी हेडिंग डालो, प्लियोट्रोपिज्म। दूसरी हेडिंग डालिए प्लियोट्रोपिज्म। तो हमने क्या क्या पढ़ा, पहले सेक्स डिटर्मिनेशन, फिर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, अब हम पढ़ रहे हैं प्लियोट्रोपिज्म। अभी पॉलीजेनिक में हमने क्या देखा था, बहुत सारे जीन एक ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, है ना, बहुत सारे जीन एक ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं। अब प्लियोट्रोपिज्म में लिखिए सिंगल जीन। अब यहाँ एक जीन बहुत सारे ट्रेट को कंट्रोल करेगी, उल्टा हुआ। समझ में आया? पॉलीजेनिक एंड प्लियोट्रोपिक में डिफरेंस क्या है, लिखिए सिंगल जीन कंट्रोल मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। इसमें क्या होगा, अगर म्यूटेशन हुआ, एक जीन बहुत सारा काम करेगी। समझ लो, यहाँ मेरी क्लास में इतने सारे स्विच है, तो ये पॉलीजेनिक का एग्जाम्पल हुआ। जब मैं एक स्विच ऑन करूंगी तो एक लाइट जल जाएगी, जब मैंने दो स्विच ऑन किए तो दो लाइट जलेगी। जितनी स्विच ऑन कर दूंगी, जितने डोमिनेटिंग आएंगी, उतनी यहाँ लाइट हो जाएगी। और अगर यहाँ पर एक एमसीबी होती है, सुनो एमसीबी कहते हैं, वो गलत तो नहीं बोलते, अगर एक ही है, अगर मैंने उसको गिरा दिया, पूरी क्लास की लाइट गई, तो ये हमारा प्लियोट्रोपिज्म हो गया। मतलब एक जीन बहुत सारे कंट्रोल कर, समझ में आया? चलिए, इसमें क्या होगा लिखिए, अब वो स्विच जो है हमारा एमसीबी वाला, अगर उसमें कोई दिक्कत हुई तो फिर तो बहुत सारे इफेक्ट आएंगे ना। अब यहाँ एक स्विच में दिक्कत हुई तो सिर्फ एक ही में इफेक्ट आएगा। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, वन म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब चेंज इन जीन, है ना। तो उस एक म्यूटेशन से बहुत सारे इफेक्ट हमको देखने मिलेंगे। तो लिखिए वन म्यूटेशन मेनी इफेक्ट, वन म्यूटेशन मेनी इफेक्ट। अब इसमें हमारा एग्जांपल आता है फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया, फिनाइल कीटोन यूरिया।
अब देखिए फिनाइल कीटोन यूरिया क्या करता है, नॉर्मल स्टेट में, नॉर्मल कंडीशन में ये हमारा हो गया इसका फिनाइल एलाइन नॉर्मल स्टेट में, फिनाइल कीटोन यूरिया नॉर्मल स्टेट में फिनाइल एलाइन को कन्वर्ट करता है ट्रायोसिन में। ठीक है, इसका क्या काम है एंजाइम का, ये फिनाइल एलाइन को हमारी बॉडी में कन्वर्ट करता है ट्रायोसिन में। अब ये नहीं रहेगा तो ये कन्वर्शन नहीं होगा, है ना। तो थ्योरी लिखो, एंजाइम क्या कन्वर्ट करते हैं, ये लिख लो, फिनाइल एलाइन टू ट्रायोसिन इन नॉर्मल कंडीशन। अब इन फिनाइल कीटोन यूरिया कन्वर्जन डज नॉट अकर, जब ये फिनाइल कीटोन यूरिया रहेगा तो कन्वर्जन नहीं होगा। फिर क्या होगा, इसकी वजह से मल्टीपल इफेक्ट आएंगे। क्या होगा, वन जीन मेनी इफेक्ट। अब वो इफेक्ट क्या क्या रहेंगे लिखिए, वन जीन मेनी इफेक्ट, स्किन पिगमेंटेशन, reduced hair growth, mental retardation. Skin pigmentation, reduced hair growth and mental retardation. तो यहाँ पर एक जीन के इफेक्ट होने से कितने सारे इफेक्ट्स आए देखा आपने, तो इसीलिए इसको कहा जा रहा है प्लियोट्रोपिज्म, क्योंकि एक से मल्टीपल इफेक्ट हमको देखने मिल रहे हैं। नॉर्मली ये एंजाइम नहीं प्रेजेंट है तो ये कन्वर्जन नहीं होगा और इस वजह से बॉडी में बहुत सारे चेंजेस देखने मिलेंगे। ठीक है, ये समझ में आया। तो हमने किसका क्वेश्चन दिया था इसके ऊपर, मैंने फिनाइल कीटोन यूरिया, क्या क्वेश्चन था वो, मैं इसमें दिया होगा ना। क्वेश्चन था यार, डिलीट हो गया क्या। फोटो फिर से सेंड करना इसके बाद। Both parents are carrier of phenylketonuria. What is the probability of son to be normal? चलो इसके बारे में पहले लिखो थोड़ा सा और phenylketonuria के बारे में। कि phenylketonuria is a it is an autosomal recessive disorder. It is an autosomal recessive disorder. It is an autosomal recessive disorder. अब इसमें हम लिखते कैसे हैं देखिए, अगर नॉर्मल इंडिविजुअल है तो ये ऐसा रहेगा, कैरियर है कैपिटल पी स्मॉल पी, और अगर अफेक्टेड है तो स्मॉल पी। ठीक है, अगर नॉर्मल इंडिविजुअल है कोई इशू नहीं है तो ये कैपिटल पी, और अगर कैरियर है इस डिजीज का, कैरियर तो कैपिटल पी स्मॉल पी, और अगर अफेक्टेड है, इसमें अफेक्ट दिख रहा है तो इट इज स्मॉल पी। अब मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पेरेंट्स कैसे हैं, दोनों, है ना, दोनों पेरेंट कैरियर है ना। देखिए
ठीक है, दोनों कैरियर ने क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चाइल्ड टू बी अफेक्टेड विथ फिनाइल कीटोन्यूरिया। बताओ, मैंने तो ये सॉल्व भी कर दिया, क्या है चांसेस कि बच्चे को इफेक्ट रहेगा फिनाइल कीटोन्यूरिया का। मेरे को जो भी आंसर है ना उसका रीजन चाहिए मुझे, ठीक है। पूछो, अभी थोड़ी एग्जाम है, क्या डाउट आ रहा है? समझ आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है कि बच्चा अफेक्टेड रहेगा, इसकी कितने परसेंट चांसेस है तुम्हारे ना? अरे अपना अपना बताओ ना, साथ में देना है क्या? नहीं, तुम्हारा कितना है आंसर? 25। तो धीरे क्यों बोलने लगा, कोई दिक्कत हो गई आजकल? खुशबू तुमने क्या बताया आंसर? शनाया तुम्हारा आंसर क्या है? सृष्टि तुम्हारा आंसर क्या है? और किसी को जवाब देना है वहां पीछे, क्या आंसर है? श्वेल तुम्हारा आंसर क्या है? अब देखो, क्योंकि अभी हमने टेस्ट को पढ़ा नहीं, मैंने यही बताया कैपिटल पी मतलब नॉर्मल इंडिविजुअल है, कैपिटल पी स्मॉल पी मतलब कैरियर है, एंड स्मॉल पी देखो तुम्हें भी ले डूबेगा ये, स्मॉल पी मतलब, तो वही मैं बोल रही हूँ, तो कह रहा था ना रे क्या तो गलत बोल रहा है, 25% है, मार रहा था। एंड स्मॉल पी मतलब अफेक्टेड है, तो दोनों पेरेंट कैरियर है। तो ये वाला तो भाई देखो, ये हमारा नॉर्मल वाला पैदा हुआ, ये दो कैरियर पैदा हुए और ये अफेक्टेड पैदा हुआ। कैरियर है पर जीरो टाइप में ना दिखेगा तो नॉर्मल, तो कितना होगा? 25% जो बच्चे होंगे वो अफेक्टेड रहेंगे फ्रॉम फिनाइल कीटोन्यूरिया, 50% कैरियर रहेंगे उसमें से, और सिर्फ 25% जो है ये टोटली अनअफेक्टेड रहेंगे। तो अगर हम फिनोटिपिकली देखें तो 75% इसमें नॉर्मल है और 25% अफेक्टेड है। समझ में क्वेश्चन कैसा आएगा? कर लोगे? आज तो मेरे को ही नहीं पढ़ाने का मन कर। चलो, हमारा क्या बचा है? फिनाइल कीटोन्यूरिया हो गया और ये हो गया। चलिए, अब बताओ, अ प्लियोट्रोपिक जीन, अभी भी पढ़ा, अ प्लियोट्रोपिक जीन नंबर ए कंट्रोल अ ट्रेट ओनली कॉम्बिनेशन विद अनदर। मैं काम की फोटो देखूं है ना, तब कर लोगे। वन 22।
और मल्टीपल चलो इसके बाद हमारा इस चैप्टर में क्या बचा है, बस एक हमारा मेंडेलियन डिजीजेस और दूसरा हमारा लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। कुछ थोड़े थोड़े डेफिनेशन है, ये साइड हमारी कंप्लीट हो गई, वो पढ़ते हैं। लिंकेज हम कल स्टार्ट करेंगे। जीनोटाइप और फिनोटाइप लिखवाने की जरूरत है कि आप लिख लोगे, कर लोगे, है ना। जीनोटाइप्स क्या होते हैं हमारे फिजिकल जो हमको कैरेक्टर्स दिखते हैं वो, और फिनोटाइप क्या होते हैं जो, अरे फिनोटाइप जो दिखते हो, जीनोटाइप जो जेनेटिकल मेकअप है, ठीक है। इसके बारे में लिखाने की जरूरत नहीं है जीनोटाइप में। अब ये यहाँ पर देखो इन्होंने क्या है कि जब नॉर्मल जीन रहेगी तो जो भी प्रोटीन फॉर्म होना वो नॉर्मल होगा, और अगर म्यूटेट रहेगा तो या तो एबनॉर्मल होगा या तो प्रोटीन बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट याद रख लेना, या तो इतना सा लिखना तो लिख लो, म्यूटेट जीन इधर कोड्स फॉर एबनॉर्मल प्रोटीन और नो प्रोटीन। अब म्यूटेशन क्या होता है ये लिखो, म्यूटेशन क्या है। देखिए सडन हेरिटेबल चेंज इन डीएनए सीक्वेंस, सडन हेरिटेबल चेंज इन डीएनए सीक्वेंस, अचानक से डीएनए के सीक्वेंस में कोई चेंज आना, और ये कैसा होता है, हेरिटेबल, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होगा। म्यूटेशन की कॉज क्या होती है, मैंने आपको बताया था, क्या होती है म्यूटेशन की कॉज, वेरिएशन। कॉज क्या है, तो म्यूटेशन के वजह से हमको क्या देखने मिलेगा, वेरिएशन देखने मिलेगी। अब लिखिए कैन बी, अब ये वेरिएशन कैसी हो सकती है, म्यूटेशन कॉसेज वेरिएशन एंड दिस कैन बी, या तो बेनिफिशियल हो सकती है या हार्मफुल रह सकती है, या तो कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। म्यूटेशन की वजह से जो चेंज आएगा या तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है या तो हार्मफुल, या फिर कोई चेंज उसमें आएगा ही नहीं, ठीक है। अब लिखिए, अब म्यूटेशन दो टाइप की होती है, डीएनए लेवल एंड क्रोमोसोमल लेवल, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए डीएनए लेवल म्यूटेशन, डीएनए लेवल म्यूटेशन, ये देखो देखने में आपको समझ में आ रहा है। डीएनए लेवल में जो क्रोमोसोम्स के अंदर हमारे डीएनए रहते हैं, एक डीएनए का कोई सा बेस डिस्टर्ब हो गया, है ना, एक पार्ट, अब क्रोमोसोमल क्रोमोसोम ही हमारा पूरा इफेक्ट हो रहा है। ये दो डिफरेंस है, यहाँ पर पॉइंट म्यूटेशन होती है। लिखिए डीएनए लेवल पे लिखिए, डीएनए लेवल म्यूटेशन अकर ड्यू टू चेंज इन नाइट्रोजनस बेस, अकर ड्यू टू चेंज इन नाइट्रोजनस बेस। ड्यू टू चेंज इन नाइट्रोजनस बेस क्या क्या हो सकता है चेंजेस, डिलीशन, कोई पार्ट हीट हो गया, या इंसर्शन, कोई एक्स्ट्रा नाइट्रोजनस बेस ऐड हो गया, या फिर सब्स्टिट्यूशन, या फिर इसको हम क्या कहेंगे, रिप्लेसमेंट। अगर एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन, एडेनिन थाइमिन से जुड़ रहा है, इसकी जगह किसी और से जुड़ गया, तो ये क्या होगा हमारा सब्स्टिट्यूशन। इंसर्शन मतलब कोई और बेस उसमें ऐड हो जाए, डिलीशन मतलब वो बेस हट जाए, तो ये डीएनए लेवल पे चेंजेस म्यूटेशन हो सकते हैं, ठीक है।
इसका एग्जाम्पल लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, डीएनए लेवल म्यूटेशन का एग्जाम्पल है सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया डीएनए लेवल की ये जो म्यूटेशन है इसको कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। देखिए ना, अब बताओ यहाँ एक पूरी लाइन डिस्टर्ब हो जाए, उसका सिर्फ ये इतना सा पार्ट डिस्टर्ब, तो इसको आप पॉइंट म्यूटेशन कह सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा क्रोमोसोम नहीं इफेक्ट हो रहा, सिर्फ इसका एक बेस पेयर इफेक्ट हो रहा है। वो भी कैसे इफेक्ट हो रहा है, या तो डिलीट हो जा रहा है, या तो ऐड हो जा रहा है, या तो रिप्लेस हो जा रहा है। तो डीएनए लेवल के म्यूटेशन को हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको क्या कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन। अब आता है हमारा क्रोमोसोमल लेवल म्यूटेशन, इसके बारे में लिखिए। इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व्स चेंज इन स्ट्रक्चर और नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब एक नहीं बहुत सारे क्रोमोसोम इसमें चेंज हो रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, इन्वॉल्व्स चेंज इन स्ट्रक्चर और नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम। और इसमें क्या होता है, भाई हमारा ड्यूप्लीकेशन, इन्वर्जन, डिलीशन या ट्रांसलोकेशन, ये चार हमने पढ़ चुके हैं। ये हमारा क्रोमोसोमल लेवल पे होता है। कॉजेज लिखिए म्यूटेशन की, क्या क्या हो सकते हैं कॉजेज ऑफ म्यूटेशन। दो तरीके से हो सकता है म्यूटेशन, या तो अचानक से हो सकता है जैसे नेचर की वजह से, या तो दूसरा इंड्यूस। इंड्यूस मतलब क्या होता है कि जैसे रेडिएशन के वजह से, यूवी रेज के वजह से इंड्यूस्ड म्यूटेशन। तो दो टाइप क्या है म्यूटेशन का, स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस। ये हमारा स्पॉन्टेनियस, ये हमारा इंड्यूस, इंटरनल या एक्सटर्नल। लिखिए स्पॉन्टेनियस वाले में लिखिए अकर्स नेचुरली एंड इंड्यूस ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट। ये किसी एक्सटर्नल एजेंट की वजह से होगा और ये नेचुरली होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस क्या है, जो हमारा एक्सटर्नल या फिर जो इंड्यूस है इसमें म्यूटेजन प्रेजेंट रहेंगे और यहाँ म्यूटेजन एब्सेंट होंगे। म्यूटेजन क्या होते हैं, कोई ऐसा एजेंट जैसे कि सनरेज, यूवी लाइट में यूवी रेज, ये एक म्यूटेजन है, ठीक है। तो जो म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं उन एजेंट को कहते हैं म्यूटेजन, ठीक है। तो म्यूटेजन का अगर क्वेश्चन आएगा, देखिए म्यूटेजन इज एनी सब्सटेंस दैट चेंज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड कॉज म्यूटेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट, एक नंबर में आ सकता है। चलो हो गया। चलिए अब ये म्यूटेशन के टाइप क्या हो सकते हैं, लिखिए। देखिए फिजिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल, केमिकल। फिजिकल में हमारे क्या आ जाएंगे, रेडिएशन जैसे एक्स रेज, यूवी रेज, ठीक है। बायोलॉजिकल में किसी वायरस बैक्टीरिया की वजह से, एंड केमिकल्स में हमारे सीक्रेट कंपाउंड, बेंजाइम कलेक्शन, ये सारी चीजें हमारे केमिकल म्यूटेशंस में आ जाएंगे, ठीक है। एग्जांपल लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना है तो लिखो। लिख रहे हो इसका एग्जांपल, याद रहेगा ना। बच्चे लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं। आपने सुना कि पहले कहते हैं, मतलब अभी भी लोग ऐसा कहते हैं कि बहुत सनलाइट की यूवी रेस से स्किन कैंसर हो जाता है, सुना ही कभी। तो ये क्यों होता है, देखिए यूवी रेस जो रहते हैं
ये थायमिन डाइमर्स कॉज करते हैं, मतलब कि ऐसे जो हमारे डीएनए है मॉडल, उसमें जो अपोजिट नाइट्रोजनस बेस रहते हैं, तो क्या होता है इसमें थायमिन जाके थायमिन से अटैच होता है। क्या थायमिन थायमिन से अटैच होता है? नहीं होता। पर यूवी रेज के इफेक्ट से क्या होता है, थायमिन जाके एडजेसेंट थायमिन से अटैच हो जाता है, ये स्ट्रक्चर डिसऑर्डर्ड हो जाता है, स्टेबल नहीं रहता, और ये इफेक्ट करता है, क्या कॉज करता है, स्किन कैंसर में। समझे आप? थायमिन डाइमर्स याद रहेंगे आपको। यूवी इफेक्ट क्या करते हैं, थायमिन डाइमर्स कॉज करते हैं, जिसमें क्या होता है, हमारा एडजेसेंट थायमिन डीएनए में स्ट्रक्चर में जाके उसके अपोजिट वाले थायमिन से अटैच हो जाता है। नॉर्मली क्या थायमिन थायमिन से अटैच होते हैं, थायमिन किससे अटैच होते हैं, ठीक है। तो ये कॉज करते हैं थायमिन यूवी रेज। अब देखिए म्यूटेशन दो टाइप का होता है, सोमैटिक एंड जर्मिनल। सोमैटिक मतलब ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था, सोमैटिक सेल्स वो होती हैं जो कि बॉडी की सेल्स की बात होती है। सोमैटिक सेल क्या करती है, ये हमारा फ्यूजन हुआ, इसके बाद एम्ब्रियो फॉर्म हुआ, अब इसमें एक किसी जगह पर्टिकुलर जगह में किसी सोमैटिक सेल में क्या हुआ, इफेक्ट है, म्यूटेशन है। अब ये उस बॉडी के पर्टिकुलर पैच तक ही एरिया तक अफेक्टेड है जहां पर म्यूटेशन हुआ था, और ये आगे फॉरवर्ड नहीं जाएगी, ये सोमैटिक म्यूटेशन है सेल बॉडी सेल्स में। अब जर्म लाइन में क्या होगा, जैसे एक मेल फीमेल है, एक जर्म ही क्या है, म्यूटेड है। अब जब इंडिविजुअल फॉर्म हुआ, पूरा ऑर्गेनिज्म उस चीज से अफेक्टेड है और ये आगे कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है सोमैटिक म्यूटेशन एंड जर्मलाइन म्यूटेशन में। सोमैटिक म्यूटेशन क्या होती है, एक पर्टिकुलर एरिया में जहां पर म्यूटेशन हुआ वहां तक लोकेटेड रहती है, और ये क्योंकि बॉडी सेल्स होता है तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होती। पर जो हमारे जर्मलाइन म्यूटेशन है, क्योंकि ये जर्म सेल में हो रही है, तो ये पूरे ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करती है और ये आगे कैरी फॉरवर्ड होती है। 50-50% वाला चांस रहता है। देखिए हाफ ऑफ द गैमेट्स कैरी म्यूटेशन। ये फ्लो चार्ट बना लो आप लोग, या तो लिख लो। मैं इसमें क्या बताना चाह रही हूँ बस, कि सोमैटिक वाली कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है और ये अफेक्टेड एरिया तक लिमिटेड रहती है, और जर्म लाइन वाली कैरी फॉरवर्ड होती है और ये पूरे बॉडी में इफेक्ट अपना दिखाती है। ठीक है, डिजीजेस इसकी आपको कल स्टार्ट करनी बेटा, सिकल सेल एनीमिया ये सब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आपको जाओ कि बताओ इनमें से ह्यूमन बीइंग में, इन ह्यूमन बीइंग मल्टीपल जीन आर इन्वॉल्व इन इनहेरिटेंस ऑफ, मल्टीपल जीन किसके इनहेरिटेंस में इन्वॉल्व है। ठीक है, देखना पहला एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, दूसरा है स्किन कलर, तीसरा है कलर ब्लाइंडनेस,
एंड फोर्थ है फिनाइल कीटोन यूरिया। इसके कलर बताना ना क्यों। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब बताओ एलील which is unable to express its effect in the presence of another. Allele which is unable to express its effect in the presence of another is called complementary, codominant, supplementary या recessive। हमारा खुशबू ने चैप्टर बढ़िया से पढ़ा है। हमने डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा। डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा क्या पढ़ा था उसमें। मैंने दो लिखा पढ़ा था ना, सीड कलर और सीड शेप लिखा, उसी क्रॉसिंग करवाई थी ना। तो ये क्वेश्चन का क्रॉस करके दिखाइए। The gene controlling the 7 P characters studied by Mendel are now known to be located on how many chromosomes? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बताने की जरूरत है क्या? Gene controlling the 7 P characteristics studied by Mendel are now known to be located on how many different chromosomes? क्वेश्चन की फोटो दे दूं, देख करके बताओ। नाइन वाले का आंसर बताओ। देखो इसमें एक्चुअली कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगना है, ये मुझे उसी टाइम आपको ये याद करना होगा।
7 क्रोमोसोम हैं, पर हमने पढ़ा था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ, मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ा था ना, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम सेपरेट होते हैं कुछ कैरेक्टर्स और फिर वापस वो रीअपीयर होते हैं हमारी दूसरी जनरेशन में। तो यहाँ हमको ये याद करना है, क्योंकि इसका आप सॉल्व नहीं कर सकते इसको, ये थ्योरेटिकल पार्ट था कि जो 7 कैरेक्टर्स मेंडल ने लिए थे ये 4 क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट थे, 4 क्रोमोसोम्स पे 7 कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे। ये लेटर डिस्कवर्ड हो, पहले उनको ये लगा था कि सब इंडिपेंडेंट होते हैं, पर ऐसा नहीं होता, एक ही क्रोमोसोम से, अभी हमने पढ़ा ना मल्टीपल जीन रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो अब क्या रखोगे, जो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है ये किस पे प्रेजेंट है, 4 क्रोमोसोम्स पर। चलिए बेटा हम कल इस चैप्टर को एंड करेंगे, क्योंकि 2-3 टॉपिक जो भी स्टार्ट नहीं कर सकते। चलो उसको सॉल्व करना। लिंकेज रिकॉम्बिनेशन और इसमें ये बताना डिग्री एनालिसिस होता है हमारा, ये कलर सिक्वेंस